कैंसर होता क्या है और किस वजह से होता है सर? So basically, cancer is uncontrolled growth of body's own cells in the tissues and in some organs, and they can spread to other organs. हर organ का जो कैंसर है वो एक अलग तरीके से बिहेव करता है, फ्रॉम ब्रेन से लेके नीचे पाँव तक. सो हर ऑर्गन्स के कैंसर्स डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसका डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है, उसकी डिफरेंट किस्में हो सकती हैं. दिस इज अ वेरी लाइक रेगुलर कॉन्सेप्ट एवरीवेयर. नुकसान क्या है रीहीटिंग का सर? मैं ये सो व्हाट हैपन्स, जो विटामिन्स हैं दे आर वेरी फ्रेजाइल. खाने में जब हम बार बार कुक करते हैं विटामिन्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं एक तरह से. सर मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं किसी भी कैंसर पेशेंट के लिए? सो अगेन जो ट्रीटमेंट्स हैं वो स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं. Dr. Sachin Gupta, welcome to the Deep Root Talks. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. No, it's a pleasure, sir. And early morning talks and that about health. I think nothing better than that. And getting such a senior doctor with us, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है. और उस टॉपिक पे बात करना जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, आई थिंक इससे बेटर कोई स्टार्ट नहीं हो सकती थी. ज़रूर. एक्चुअली प्लेजर इज़ माइन ऑल्सो, एंड यू आर सच अ वंडरफुल होस्ट, and you made such a excellent and beautiful studio for this recording, and I've seen the work you are doing. It's amazing. Oh, thank you so Thank you. much for the same, sir. अभी you are a leading oncologist in this region. तो पहले तो सर हम चाहते हैं कि एक बेसिक भाषा में लोगों को बताया जाए, समझाया जाए कि कैंसर होता क्या है और किस वजह से होता है सर. सो कैंसर तो हम सब बहुत सुन रहे हैं, और कैंसर मेरे हिसाब से हर फैमिली में कैंसर का कोई ना कोई केस है, या अपने क्लोज फैमिली में, नियर एंड डियर वंस में हर किसी ने ये इनकाउंटर किया है कि किसी ना किसी को कैंसर हुआ है. और कैंसर एक बहुत ही, ये शब्द बड़ा एक जैसे भयानक शब्द नहीं है, एकदम से डर पैदा कर देता है कि कैंसर हो गया. तो इट्स शॉकिंग न्यूज़, एंड शॉकिंग फॉर द पेशेंट, फॉर द फैमिली. और एक ऐसा डर बैठ जाता है कि एज इफ लाइफ बहुत शॉर्ट रह गई है, या जैसे कि डेथ एक निश्चित है कि अब बहुत समय नहीं बचा है. और इसके अलावा एक फाइनेंशियल शॉक भी है, बिकॉज कैंसर का जो ट्रीटमेंट है इट कैन बी कॉस्टली. डिसफिगरमेंट हो जाती है शरीर की, वो भी एक बोझ है कि क्या होगा. एंड मोर ओवर लॉस ऑफ वर्क, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ट्रीटमेंट्स बहुत लंबे हो सकते हैं. और कई जगह लाइक अगर एडवांस स्टेज कैंसर्स हैं और जहाँ पे लाइफ शॉर्ट एक्चुअली में हो सकती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग जो है स्टेज पहुँच जाती है फैमिली की, एंड ऑल योर रिलेशनशिप्स गेट टेस्टेड हेयर. सो इट्स द होल फैमिली गेट्स इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम. तो इसलिए कैंसर एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है किसी के लिए भी. जी, पर एग्जैक्टली सर जब हम कहते हैं कि किसी को कैंसर है, तो अंदर क्या होता है सर कि सेल्स जो आपके कह सकते हैं जो आपके अगेंस्ट है सेल्स, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो उनकी मल्टीप्लिकेशन रुकती नहीं है या उसको. समथिंग लाइक दैट. सो कैंसर के जो सेल्स हैं वो हमारे शरीर के खुद के सेल्स हैं, राइट. नॉर्मली जो बॉडी अपना एक स्टेटस मेंटेन करती है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है. लाइक जितने सेल्स बन रहे हैं उतने ही सेल्स की डेथ हो रही है, और ऑर्गन्स की शेप साइज जो है कांस्टेंट रहता है. बट कैंसर सेल्स वो हैं जो अनकंट्रोल्ड डिवीज़न है, दे आर डिवाइडिंग एंडलेसली. एंड जो बॉडी का जो कंट्रोल है सेल्स की डिवीज़न पे, वो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, बिकॉज कुछ जेनेटिक चेंजेस आ जाती हैं अंदर जीन्स में. जो देर आर सर्टन पाथवेज, राइट. सेल्स के सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, रिसेप्टर्स सेल्स के अंदर जाके न्यूक्लियस को एक्टिवेट करते हैं, सेल डिवीज़न को प्रमोट करते हैं. सो देर आर कैंसर प्रमोटिंग जीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. सो या तो प्रमोशन वाले जीन्स एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो गए, या सप्रेस करने वाले जीन्स डीएक्टिवेट हो गए. तो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है, सेल डेथ कम है, और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है. सो नाउ जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी तो कुछ ना कुछ अल्सर बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा, मास बन जाएगा, गांठ बन जाएगी. एंड दीज सेल्स कैन ब्रेक. इनकी टेंडेंसी है, मेलिग्नेंट जो ट्यूमर्स हैं, कैंसर्स हैं, कि सेल्स ब्रेक करके ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू दे कैन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स.
जिसको कि हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, यानी कि जो स्टेज 4 में दूसरे ऑर्गन्स में पहुंच गया, बिकॉज इन सेल्स की टेंडेंसी है आगे स्प्रेड करने की. सो बेसिकली कैंसर इज अनकंट्रोल्ड growth of body's own cells in the tissues and in some organs, and they can spread to other organs. सर इसकी वजह क्या होती है? लाइक आज एक हेल्दी बॉडी है बट कल उसमें कैंसर सेल्स मल्टीप्लिकेशन और अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो वो क्या ट्रिगर्स होते हैं सर जिस वजह से ये होता है? या सो कैंसर एक बड़ी मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, और कैंसर एक डिजीज तो है नहीं है. यू नो, हर ऑर्गन का जो कैंसर है वो एक अलग तरीके से बिहेव करता है, फ्रॉम ब्रेन से लेके नीचे पाँव तक. सो हर ऑर्गन्स के जो हैं कैंसर्स डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसका डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है, उसकी डिफरेंट किस्में हो सकती हैं. इवन इन द सेम ऑर्गन कैंसर डिफरेंट हो सकता है. लाइक इफ वी से lung cancer, so lung cancer can be small cell lung cancer, non small cell further can be squamous cell adenocarcinoma, large cell carcinoma, bronchoalveolar carcinoma. तो वो हम टिश्यू डायग्नोसिस, जब हम बायोप्सी से उसको सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उस पे उसके ऊपर कुछ स्पेशल स्टेनिंग करते हैं, तो उसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि कौन सी किस्म का है. तो हर कैंसर अलग किस्म का हो सकता है, अलग स्टेज का हो सकता है. तो इट्स अ कैंसर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स एंड मल्टीपल जो तरीके के होते हैं, उनके बिहेवियर भी डिफरेंट हो सकते हैं. तो उसी तरह से फैक्टर्स भी जो हैं, कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स भी बहुत वेरिएबल हैं. It can range from our diet nutrition, it can range from the chemicals in our food, and to environmental pollution, radiation exposure, and tobacco, smoking, alcohol, और इतना डाइवर्स कि लाइफस्टाइल, our sugar intake, obesity, hormonal imbalances, and most importantly stress also. सो इतना डाइवर्स उसकी रेंज है. एंड सम कैंसर्स कैन बी हेरिडिटरी, बिकॉज हमारे जीन्स में कुछ ओवर द जनरेशन्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो ऑल्दो दे आर लेस देन 10%, बट कुछ कैंसर्स इस वजह से भी हैं. सो उसके एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर दैम. एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी स्टिल डोंट नो. वी आर स्टिल ट्राइंग टू डिस्कवर एंड फाइंड आउट कि क्या हो रहा है. तो बहुत ज़्यादा रिसर्च इस वक्त, मैक्सिमम रिसर्च दुनिया में जो हो रही है वो कैंसर पे हो रही है, और कैंसर के कॉजेज़ पे, उसके ट्रीटमेंट पे, उसके डायग्नोसिस पे. इट्स अ ह्यूज ह्यूज, मतलब जो रिसर्च गोइंग ऑन इन दिस फील्ड. सो बहुत फैक्टर्स हैं, बट इफ़ वी लुक एट दिस, लाइक टोबैको एंड स्मोकिंग, जी. दिस इज सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कैंसर विच कैन बी ईजिली इरेडिकेटेड. अब ये तो एक हैबिट फॉर्मिंग चीज़ें हैं जो तंबाकू का इस्तेमाल है और स्मोकिंग की जो हैबिट्स हैं. सो लॉट ऑफ लंग कैंसर इज़ ड्यू टू स्मोकिंग. मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स ऑफ जो हमारे फूड पाइप के हैं, थ्रोट के हैं, लाइक गले के, लैरिंग्स के, मुंह के, जीभ के, और इवन ब्लैडर कैंसर, पेंक्रियास कैंसर. सो लंग कैंसर तो है ही है. सो इवन ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क स्मोकिंग से बढ़ता है. तो और इसमें सर जो स्मोकिंग में भी चेन स्मोकर्स ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, या और इवन पीपल्स लाइक सम पीपल से दैट मैं तो सिर्फ दिन की 3-4 सिगरेट्स ही लेता हूँ तो मुझे नहीं हो सकता, तो आर दे ऑल्सो वल्नरेबल टू सो द सेम? एवरीबडी इज़ वनरेबल. सो व्हाट हैपेंस इज़ कि ये जो 3-4 कहते हैं वो होता नहीं है. सो वंस यू डेवलप दिस हैबिट, द हैबिट इज़ बिकॉज देयर इज़ क्रेविंग. उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, निकोटीन और ये है, इसकी क्रेविंग है, एंड दीज आर हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस. तो यू डोंट स्टॉप एट वन, इट नेवर हैपन्स. तो आप रिपीटेडली करते हो. ऑफ कोर्स उसमें स्मोकिंग का डिफरेंट हो सकता है लेवल सबका, एंड द मोर यू स्मोक द मोर द चांसेस ऑफ ट्रबल्स. बट द बेस्ट थिंग इज़ कि इसको करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज देर आर हार्डली पीपल हु वुड स्टॉप एट वन सिगरेट और वन बीड़ी. इट्स अ हैबिट फॉर्मिंग थिंग. सो इवन विद अल्कोहल, जैसे कहा जाता है कि वाइन्स आर हेल्दियर, और कि आई टेक ओनली वन ड्रिंक और टू ड्रिंक, सो इज दैट ओके, परमिटेड, और बिल्कुल ही अब्सटेन करना चाहिए? देखो ये ना, मेडिकली देर लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड दिस. सो अगेन इट्स अ वेरी सोशल हैबिट टू हैव अल्कोहल, और इट्स फैशनेबल टू हैव अल्कोहल. एंड बट ऐसे कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है अल्कोहल के. सो कॉल्ड फॉर हार्ट डिजीज एंड जो कहते हैं, उससे तो
you can do better things like doing regular exercise and having better lifestyle than consuming alcohol to prevent this. तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इस चीज़ के लिए बट सम कि पीपल से दैट अगर वो शाम को कोई ड्रिंक नहीं लेंगे तो उनको नींद नहीं आएगी. सो अगेन इट्स अ हैबिट फॉर्मिंग एंड अ सोशल थिंग टू डू दैट. एंड कॉन्शियसली सर टू प्रिवेंट, जैसे आपने बताया स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, बट एज वी नो इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हैबिट्स विच आर प्रिवेलिंग. एंड कितने केसेस आते हैं सर आपके पास जो स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से ही ट्रिगर हुए होते हैं? सो जो मेजॉरिटी ऑफ हेड एंड नेक कैंसर्स लाइक जो मुंह के गले के कैंसर्स हैं और लंग कैंसर्स हैं दे आर ड्यू टू स्मोकिंग. इनफैक्ट पंजाब में कम है बट इफ़ यू लुक एट स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इस बेल्ट में लाइक तंबाकू का चबाने वाले तंबाकू का सेवन बहुत है. तो नियरली आई थिंक 30 to 40% ऑफ कैंसर्स इन अवर कंट्री कैन बी इरेडिकेटेड इफ वी स्टॉप टोबैको. इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है 30 to 40%. परसेंट ऑफ ऑल कैंसर्स बिकॉज ये मुंह और गले के कैंसर्स और लंग कैंसर, फूड पाइप कैंसर्स बहुत हैं कॉमन ये. ओके. एंड जो लिवर डैमेज इज ड्यू टू अल्कोहल. सिरोसिस इज अ डिजीज ऑफ लिवर जिसमें लिवर काफ़ी डैमेज हो जाता है ओवर क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक. एंड सिरोसिस कैन लीड टू हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विच इज़ लिवर कैंसर. सो ये दोनों चीज़ें इसकी सो बहुत से केसेस जो हैं लिवर कैंसर्स के दे आर ड्यू टू अल्कोहल तो पंजाब में एंड आपको अदर कैंसर. पंजाब लिवर. में बहुत है. लिवर कैंसर इज क्वाइट कॉमन हियर. एंड ऑल्सो देयर अदर रीजंस, हेपेटाइटिस वायरल रीजंस भी हैं लाइक कॉजेज की बात कर रहे थे. सो वायरसेस जो हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन है क्रॉनिक दैट कैन लीड टू लिवर कैंसर्स. जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है दैट इन्फेक्शन लीड्स टू सर्विक्स कैंसर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है. जी. And there are some lymphomas also which can be due to viruses. Epstein-Barr virus है जैसे. So viral causes are other such causes for this for having cancer. But these are the lifestyle and this tobacco, alcohol. These are very easily preventable. Like viruses तो आप ज़रूरी बच नहीं सकते वायरस इन्फेक्शन से, right? बट दीज आर जो हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं ये तो आपके खुद पे डिपेंड कर रहे हैं ना. सो जैसे हैबिट फॉर्मिंग में एक तो हमने बात की, वी हैव टॉक्ड अबाउट स्मोकिंग, वी हैव टॉक्ड अबाउट अल्कोहल. व्हेन वी टॉक्ड अबाउट शुगर, व्हेन वी टॉक अबाउट शुगर, यस. जो हम जिसको हम रिफाइंड शुगर भी कहते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो कितना बड़ा कॉज है कैंसर का या नहीं है? जी. आई थिंक दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट विच वी डोंट रियलाइज. जितना हम अपने फूड को प्रोसेस कर रहे हैं रिफाइंड तरीके में जा रहे हैं उतना ही ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ज़्यादा हैं. सो कैंसर इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम. बट ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक ये भी एक बहुत बहुत मेजर चंक ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिजीज़ेज़ हैं जो हमारे इस वक्त प्रेवलेंट हैं. सो दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड शुगर इज़ वन बिग रीज़न फॉर दिस. ये हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी यस. बढ़ा सो देता है. मोर दी सो इसमें क्या हो रहा है व्हेन वी टेक रिफाइंड शुगर्स. सो रिफाइंड शुगर्स आर ओनली कैलोरीज. इसको हम एम्प्टी कैलोरीज भी बोलते हैं. वाई? बिकॉज इसमें कोई विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स तो कुछ मिल नहीं रहे. वी आर ओनली गेटिंग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स. एंड व्हेन वी कंज्यूम थिंग्स लाइक विच आर मोर शुगरी and like this shakes, frappes and very high content के साथ coffees, tea and all your sweets, your bakery items, cakes, pastries, burgers. So all these things would lead to immediate surge of glucose in the blood and the pancreas are going to secrete more insulin. उसको डाइजेस्ट भी तो करना है ना बॉडी को. तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए और इंसुलिन बनाएगी. उसको इंसुलिन उसको शुगर को ख़त्म करेगी. फिर दोबारा क्रेविंग होगी और खाने की. सो दिस इज़ अ साइकिल, दिस गोज ऑन एंड दिस लीड्स टू ओबेसिटी. तो मोटापा इटसेल्फ इंक्रीजेज रिस्क ऑफ कैंसर एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो. बट सर ये सब खाना तो सेलिब्रेट किया जाता है, हम हर जगह मिठाई देते सो हैं. हाँ जी. लुक कई चीज़ें ना एक सोशल नॉर्म्स बन गए हैं. सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो नॉर्म्स बन गए हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं.
राइट, ये तो दिस इज अवर डिसीजन ना कि हमने क्या खाना है, क्या पार्टी करना है। करनी है तो बर्गर खाएँगे, कुछ अगर किसी की खुशखबरी है तो मीठा खाएँगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही बन गया है। बट इट्स ऑन यू एंड मी टू चेंज दिस थिंग्स। हम पार्टी फ्रूट्स की भी कर सकते हैं, बट वो हम करेंगे नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट अ सोशल नॉर्म। वो अच्छा नहीं लगेगा एंड मे बी उसमें कोई सेलिब्रेशन नहीं नज़र आएगी। सो यस। ओनली व्हेन वी डू यू नो, नॉट ओनली बर्गर्स एंड थिंग्स, इवन इवन अगर हम नॉर्मल फूड भी लें, इट्स मोर ऑयली, इट्स मोर, इट्स नो हैवी विद जिससे हमारे टेस्ट बड्स ज़्यादा सेंसेशनलाइज हो जाएं, टिटिलेट हों। तो ऐसा खाना हम पसंद करते हैं यूजली, दैट्स व्हाट हैपेंस इन पार्टीज। बट सर हर घर में एक चीनी का डब्बा होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हर एक ऐसी चीज़ जैसे नमकीन, बिस्किट, ये सब चीज़ें होती ही हैं। और वो सुबह उठ के हमें बिस्किट खाने हैं, चाय पीनी है, और चाय में चीनी भी होनी चाहिए, नहीं तो एनर्जी नहीं आएगी। और अ लॉट ऑफ पीपल दे से दैट वी कैन नॉट इवन गो टू द वॉशरूम अगर हम वो चाय ना पिएँ और चीनी ना हो। तो इवन एक जनरलाइज सर है, मैं आई ट्राई टू प्रमोट इट इन माय ऑफिस एज वेल, कि चीनी वाली चाय क्यों पीनी, आप गुड़ या फिर जो देसी खंड डाल के डाल लो। कहते नहीं, हमें वही चाहिए कई जगह, कि उसके बिना हमें फुर्ती नहीं आएगी, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ये किस वजह से हुआ है और इसका कितना डीप इम्पैक्ट है लीडिंग टू कैंसर? सो ये, इसमें कुछ समय लगा है, पिछले कुछ डिकेड्स में ये हैबिट्स हमने बनाई हैं। आई थिंक हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स को ये हैबिट्स नहीं थी कि सुबह उठ के चाय पीनी है। तो ये पिछले आई थिंक 60 ईयर्स में ये चीज़ें ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई हैं कि चाय के बिना हम मूव नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ अगेन अ मैटर ऑफ हैबिट। ये आदतें हमने बनाई हैं, डेवलप की हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बट हमें इसके लिए कुछ हेल्दी रिप्लेसमेंट्स ढूंढनी चाहिए अभी, राइट? क्या हम उसको नींबू पानी से रिप्लेस नहीं कर सकते? नारियल पानी से कर सकते हैं, राइट? एंड वी कैन हैव सो ग्रीन टीज भी अवेलेबल हैं। सो देयर लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ कैमोमाइल है, लाइक यू ऑफर्ड हिबिस्कस टी। सो देयर आर अदर ऑप्शंस सो ग्रीन ऑल्सो, टीज देयर आर आर नेचुरल गुड। जूसेस ऑल्सो। ओके। सो वो चीज़ों से हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड चीनी का डब्बा तो घर में रखिए मत। दिस वुड बी माई सिंसियर एडवाइस। अवॉइड रिफाइंड शुगर्स एंड अदर रिफाइंड आइटम्स। जितना हम फूड की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उतना हम फूड की क्वालिटी को, उसकी न्यूट्रिशन को नष्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सो उसमें से विटामिन्स और मिनरल्स को हटा रहे हैं, और प्लस कुछ ना कुछ केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर रहे हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। अल्टीमेटली यू अंडरस्टैंड लाइक दिस, हमारा जो लिवर है वो एक नेचुरल चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए काम करता है। बट अगर उसके पास दुनिया भर के केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स उसको दे दिए जाएं कि इसको बॉडी से निकालो, तो लिवर इटसेल्फ इज गोइंग टू गेट डैमेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वो भी बेचारा कितना हैंडल करेगा? मतलब ओवरबर्डन कर रहे हैं हर एक ओवरबर्डन ऑर्गन कर रहे हैं को। हम केमिकल्स के साथ, जो प्रोसेसिंग में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और सर जैसे आजकल इतनी अडल्ट्रेशन के इश्यूज भी हैं खाने में, कई बार हम बात करते हैं, कहते हैं कि चीनी तो फिर भी रिफाइंड है, हम तो इनडायरेक्टली कितने पेस्टिसाइड ही खा रहे हैं। यू तो आर एब्सोल्युटली राइट। तो उस केस में लोग कैसे बचें? सो लुक, ये ना, सो देर आर टू वेज टू लुक एट इट। वन इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप, इफ लाइक आपके पास अभी इंफॉर्मेशन और नॉलेज आ गई है कि इससे बचना है, तो आप अपने खाने को ऑर्गेनिक बनाओ जितना भी पॉसिबल है, एट एन इंडिविजुअल लेवल, कि मैं एटलीस्ट मैं ऑर्गेनिक खाऊंगा अपनी हेल्थ के लिए। एंड सो प्रोक्योर ऑर्गेनिक, ट्राई टू ग्रो ऑर्गेनिक, अपना किचन गार्डन बना सकते हैं। एंड मार्केट से ट्राई टू जो भी है ऑर्गेनिक चीज़ें ले सकते हैं। दूसरा है सोसाइटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रमोट ऑर्गेनिक। उसके लिए एज अ ग्रुप, एज अ यू नो लाइक आई जस्ट टेल यू अबाउट दिस, हमारा खुद का एक इनिशिएटिव है। हमने एक सेल्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग सोसाइटी बनाई है, वेयर वी हैव टेकन अ 4 acre लैंड, एंड वो भी हमारे ग्रुप मेंबर की है। एंड वी गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम खेती विरासत मिशन।
And so this organization is promoting organic farming in North India, especially in Punjab. And उमेंद्र जी हैं इसके जो संस्थापक हैं, जिन्होंने ये शुरू किया है, और इनको लगभग इट्स मे बी मोर देन 20 ईयर्स ये काम कर रहे हैं. एंड तो उनसे इंस्पायर होकर हमने शुरू किया, और हम इस लैंड पे टोटली 100% ऑर्गेनिक चीज़ें उगा रहे हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग अवर मेंबर्स. तो इस तरह के आई फील कुछ हमारे जो फ्रेंड्स हैं लुधियाना में, जलंधर में, वहाँ पे भी शुरू की हैं उन्होंने इस तरह की सोसाइटीज़, जब हम ये काम कर रहे थे पिछले 6 साल में. तो इस तरह के और ग्रुप्स की ज़रूरत है. प्लस वी शुड, हमें सोसाइटी में चेंज लाने के लिए अपने फॉरम्स पे, जैसे अब टुडे वी आर डूइंग इट, सबको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि जितना हम ऑर्गेनिक जाएंगे, जितना हम केमिकल से बचेंगे, उतना ही हम और हेल्दी अपनी लाइफ को बना सकते हैं. जी सर, इंडिया शुरू से, अगर हम जैसे भारत की बात करें, इंडिया की, अगर पुराना जो हिंदुस्तान भी था, तो वो खाने में शुरू से देसी रहा है. ये कब ये ट्रांजिशन आया जब हम एक कंफ्यूज्ड जनरेशन बन गए इन टर्म्स ऑफ आवर सो ईटिंग हैबिट्स? अनफॉर्चुनेटली हमें विदेशी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि जो भी वो कर रहे हैं वो बेटर है. आई थिंक हमें ना, वी हैव टू बी स्मार्ट लाइक एन एंट, चींटी की तरह ना स्मार्ट होना चाहिए, जो मिट्टी के ढेर से भी एक चीनी का दाना जो है ना चुन सकती है, राइट? सो वी शुड लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम अदर्स, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर लर्निंग नॉट ओनली गुड थिंग्स बट ऑल द बैड थिंग्स ऑल्सो फ्रॉम द वेस्ट. तो ये एक हमारी समस्या है, एक जो हमें एक इन्फैचुएशन है विद द फॉरेन थिंग्स की वो सारी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है. बट यू नो द वेस्ट इज़ वेरी गुड एट मार्केटिंग. उन्होंने सारी दुनिया को फटी जीन्स पहना दी हैं. सो दे आर वेरी हाँ, गुड एट इट. सो यस. मार्केटिंग उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है. एंड so we need to be very sharp and smart in choosing what is good for us. And in the garb of, like, let's say green revolution, जब बहुत फूड की ज़रूरत थी, उस समय बहुत फार्मिंग को, लाइक वीट राइस का सर्कल शुरू हो गया पंजाब हरियाणा में. एंड हमारे मिलेट्स कहीं पीछे रह गए. यू नो इट है ना, कि ज्वार बाजरा रागी ये ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी, एंड इसमें वाटर रिक्वायरमेंट कम थी. तो बहुत सी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं. और राइस इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल क्रॉप फॉर पंजाब एंड हरियाणा, राइट? साउथ में जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, मानसून्स उधर ज़्यादा हैं, यू नो कोस्टल रीजन में, वहाँ राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा थी. बट हमने ट्यूबवेल लगा के, कैनाल्स बना के, यू नो हमने अपना वाटर टेबल को इतना नीचे कर दिया है, अभी तो 300 400 500 फुट पे अपना पानी चला गया है. और केमिकल्स डाल डाल के हर सीज़न में, मतलब दे आर 2 सीजन्स ऑफ क्रॉप्स, 3 सीजन्स ऑफ क्रॉप्स. इतना केमिकल है हमारी सॉइल में, इट्स अनइमेजिनेबल. और वाटर है नहीं हमारे पास इतना. सो वी हैव चेंज्ड अवर फूड हैबिट्स. पिछले 60-70 ईयर्स में हमने बहुत चेंजेस कर दी हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. मेरा मानना है कि हमें वी शुड गो बैक टू अवर रूट्स, like you are doing a deep root program. so so we should go back to the roots और ट्रेडिशनल चीज़ों को रिवाइव करें. ज्वार बाजरा रागी इन चीज़ों को वापस लेके आएं. अपनी डाइट को जितना नेचुरल बना सकते हैं उतना नेचुरल बनाएं. प्रोसेसिंग को कम से कम करें. सो री हीटिंग, री कुकिंग, उससे उसकी फूड की ना जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है. सर, जैसे रीहीटिंग की बात करें तो माइक्रोवेव्स हर घर में है और बहुत रीहीट होता है. 6 महीने पहले तक मैं भी बहुत करता था. तो अभी समटाइम्स अगर मेरे लिए खाना आता है तो वो ठंडा होता है तो दोबारा मैं लेके नहीं जाने देता. मैं कहीं ठंडा खाऊंगा, दोबारा नहीं गर्म करना. तो आई हैव कॉन्शियसली रियलाइज्ड. बट ये दिस इज़ अ वेरी लाइक रेगुलर कॉन्सेप्ट एवरीवेयर. नुकसान क्या है रीहीटिंग का सर, मैं ये जानना चाहता सो व्हाट हैपन्स, जो विटामिन्स हैं दे आर वेरी फ्रेजाइल. खाने में जब हम बार बार कुक करते हैं, विटामिन्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं एक तरह से. आई मीन देखने में खाना ठीक है, यू कैन कंज्यूम इट, आपका पेट भर जाएगा, आपको तसल्ली हो जाएगी. बट उसकी उसकी उतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रहती है, बिकॉज विटामिन्स नष्ट हो रहे हैं उसमें से, आपको मिल नहीं रहे हैं. अगर आप अपने हमारे लोगों का टेस्ट करें, हमारे सब वी आर ऑल डेफिशिएंट इन लाइक विटामिन डी. सनशाइन नहीं मिल रही है ना. कैल्शियम कंटेंट कम है हमारे खाने में, बिकॉज हमारी सॉइल इज़ डिप्लीटेड.
एक तो फूड में वो चीज़ नहीं आ रही है, ऊपर से जो आ रही है उसको हम बार बार गर्म करके उसको खराब कर रहे हैं। सो उतना ही बनाओ जितना नेसेसरी है, राइट। हैव रीजनेबल क्वांटिटीज। ओवर एक तो ज़्यादा बना लेना, फिर उसको बार बार गर्म करके सुबह का रात को खा लिया, फिर बचा वो अगले दिन खा लिया, तो इट्स लाइक बासी खाना, उसकी उसकी क्वालिटी इज डाउन। तो उसको वी शुड ट्राई टू अवॉइड रीहीटिंग अगेन एंड अगेन चीज़ों की। फ्रेश थिंग इज़ द बेस्ट, जितना भी हम फ्रेश कर सकें उसको, और जितना रॉ कर सकें वो और भी अच्छा है। सर आपने राइट। रॉ की बात मैंने आपके एक और इंटरव्यू में भी सुना था कि आप रॉ वेजिटेबल्स और रॉ फ्रूट्स या उनको कहते कि प्रमोट भी किया था आपने कि ये हमें खाना चाहिए, बट वही अगेन बात आ जाती है स्वाद की सर। तो रॉ सब्जियां कैसे खाएं और उसके फायदे क्या हैं, और अगर हम कुक कर लेते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं? सो व्हेन आई से रॉ चीज़ें, आई मीन नॉट दैट एवरीथिंग कैन बी ईटन रॉ, वो हम्म। पॉसिबल नहीं है। जो सैलेड वाली जो चीज़ें हैं, लाइक जैसे गाजर हो गया, मूली है, टमाटर है, एंड जो कैप्सिकम है ना, सॉटे कर सकते हैं उसको। एंड देयर लॉट ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, जो लीव्स हैं, राइट। सो धनिया, पुदीना, मेथी, ये तो हम यूज़ करते ही हैं चीज़ों में, पालक जी। यूज़ करते हैं, बट पार्सले हो गया और इस तरह के देयर आर लॉट ऑफ सैलेड वाले जो लीव्स हैं, उन चीज़ों को आप ज़रूर इंक्लूड करें अपने डेली उसमें। इससे एक तो यू गेट रॉ मिनरल्स एंड विटामिन्स, जो कि जो कुकिंग से जो डिस्ट्रॉय होने हैं वो नहीं होंगे। एंड मोर ओवर इट एड्स रफेश वैल्यू टू योर फूड, योर बाउल हैबिट्स रिमेन फाइन, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड होती है रॉ कंज्यूम करने से। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ इंटैक्ट व्हेन यू कंज्यूम इट रॉ। एंड फ्रूट्स तो हैं ही हैं रॉ कंज्यूम करने के लिए, बट आजकल एक नया फैशन हो गया है, पाइन को आप एज अ स्नैक्स यूज़ कर रहे हो गर्म कर करके, विच इज़ अ एक्चुअली awful idea. Fruits are not to be heated. That would destroy the vitamins, of course. वो ठीक है, टेस्ट के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, but by and large you should try to eat raw. So your first plate of your food can be fruits, a portion of fruits and salads, or then a smaller plate can be the cooked food, जिसमें आपका which is cereal and pulses, for proteins भी चाहिए बॉडी को, तो वो उसमें इंक्लूड करने चाहिए। And I am a vegetarian myself, and I would I promote being vegetarian only. And so we can get all kind of nutrition from a good vegetarian balanced diet. And nuts ज़रूर कंज्यूम करें, उसमें you'll get your good portion of फैट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है, और प्रोटीन कंटेंट भी नट्स में है। व्हेन आई से नट्स, इट्स मीन बादाम, अखरोट, पिस्ता, एंड ऑल काइंड ऑफ सीड्स, एंड इंक्लूड फ्लैक्स सीड्स, दैट अगेन हैज़ अ प्रोटेक्टिव एक्शन। हम्म। हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें। लोग, हल्दी हमारे ट्रेडिशंस में है, राइट। सो ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग में जो सारे स्पाइसेस हैं, उसका एक देयर इज़ अ वे टू प्रिपेयर फूड, एंड हल्दी इज़ वन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन। हल्दी इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेशन भी एक, लाइक कैंसर की जब हम बात करते हैं, इन्फ्लामेशन इज़ वन रीज़न, तो बॉडी में इतना कुछ चल रहा है। हल्दी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इट ट्राइज टू कंट्रोल दी कैंसर सेल्स। अब नाउ, अब क्या हो रहा है, द वेस्ट इज टीचिंग, वो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हल्दी के गुण क्या हैं, जो कि हमारे ट्रेडिशन में है ऑलरेडी। सो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो बैक टू द रूट्स एंड रिवाइव। सो जब हम सब्जी बनाते हैं, दाल बना रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हल्दी ट्रेडिशनली डालते हैं। सो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट। सर अभी आप आपने पहले भी बताया कि हर एक फैमिली में कोई ना कोई हमें खबर सुनने को मिलती है कि कैंसर है किसी ना किसी को एक्सटेंडेड फैमिली में कहीं पे, एंड इट्स अ रियलिटी आज की डेट में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो ये क्या टेस्टिंग बढ़ गई है इस वजह से है, या एक्चुअली में कैंसर बढ़ गया है? या सो द इंसिडेंस इज़ वेरी हाई बिकॉज ऑफ ऑल द जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, टोबैको, स्मोकिंग एंड लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, एंड स्ट्रेस इज़ अनदर मेजर रीज़न हेयर। एंड वी आर, हम बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफस्टाइल में हैं। अब जैसे माइक्रोवेव की बात की, हमारा लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है, हमारे पास समय की कमी है। पहले हमारे पास बहुत समय होता था हर चीज़ के लिए, है ना। एंड फूड इज़ ए मेजर रिक्वायरमेंट हमारी डेली लिविंग की।
बट उस पे हम फॉर प्रोक्योरिंग, फॉर जनरेटिंग फूड, प्रोक्योरिंग फूड एंड कुकिंग फूड हम उतना समय नहीं लगाना चाह रहे हैं उस पे। तो इसलिए फास्ट फूड और इन सब चीज़ों का जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़ जहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा है और वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं। तो वी नीड मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस इस सब को ओवरहॉल करने के लिए। सो जैसे एक तो प्रिवेंशन पे वी आर टॉकिंग के या हाउ टू अवॉइड हैविंग कैंसर। अगर जिसको कैंसर डिटेक्ट हो जाए, चाहे वो स्टेज 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा सर, एंड आई वुड इट वुड बी, आई थिंक एवरीबडी वुड वांट टू नो कि एक तो कैंसर का इलाज क्या होता है, और क्या इलाज होता भी है। या सो कैंसर को जितना अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें, लाइक स्टेज 1 और 2 इज़ बाय एंड लार्ज क्योरेबल, उसको ठीक कर सकते हैं जड़ से। स्टेज 3 में दोबारा होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, और स्टेज 4 इज़ बाय एंड लार्ज तब बोलते हैं जब वो स्प्रेड कर गया है बाकी ऑर्गन्स में। तो ऐसी स्टेजेस में हम दवाइयों से और ट्रीटमेंट से थोड़ा समय बढ़ाने की और कंट्रोल कर लेते हैं, और काफ़ी हद तक कंट्रोल कई कैंसर्स में अच्छा कंट्रोल भी कर लेते हैं। बट पूरी तरह से क्योर करना सब लोगों के लिए संभव नहीं होता है इसमें, राइट? सो एक तो हमने उसके साइन एंड सिम्टम्स को रिकग्नाइज करना है जल्दी। लाइक साइंस क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स, कहीं पे भी कोई अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा, मान लो मुंह में, जीभ में, गले में आवाज़ बैठ गई है, इट कैन बी साइन सिम्टम ऑफ वॉइस बॉक्स कैंसर, लैरिंग्स कैंसर। अल्सर ठीक नहीं हो रहा है, वो भी एक कैंसर का अल्सर हो सकता है। फूड पाइप के कैंसर में खाना निगलने में दिक्कत हो जाती है, लाइक खाना फंसने लग जाता है, सॉलिड चीज़ नहीं खा पाते हैं, लिक्विड लेने लग जाते हैं, वेट लॉस हो जाता है बिकॉज फूड नहीं ले पा रहे हैं। एंड देन जो लंग कैंसर में सांस का फूलना, खांसी होना, या बलगम में खून आना, ये उसके सिम्टम हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी कॉमन लेडीज़ में। तो ब्रेस्ट कैंसर में कोई भी गांठ होना ब्रेस्ट में, और अब गांठ बिनाइन भी हो सकती है, मैलिग्नेंट भी हो सकती है, ये नहीं कि सारी गांठें कैंसर की होती हैं। तो देर जैसे ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिनोमाज हैं, फाइब्रोएडिनोमाज आर बिनाइन। बिनाइन मतलब वो कैंसरस नहीं है, वो वैसे ही एक नॉर्मल गांठ है। और मैलिग्नेंसी वाली जो गांठ है उसका साइज बढ़ता रहता है विद टाइम। तो कोई भी गांठ है ब्रेस्ट में, या निपल अंदर धंस गया है, या एक्जिला में कुछ गांठें आ गई हैं, या ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है, या स्किन पे कुछ चेंजेस आ गई हैं, तो ये इमिडिएटली जाके उसको जांच करवानी चाहिए। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या है, एक मेमोग्राफी का एक जो एक्सरेज होते हैं ब्रेस्ट के, वो किए जा सकते हैं। यंग एज में अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट किए जा सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप उसको जब गांठ छोटे साइज़ की है तो पकड़ सकते हो। साइज़ छोटा मतलब अर्ली स्टेज, एंड मोर चांसेस ऑफ बेटर क्योर देयर। और जैसे पेट के कैंसर बड़े कॉमन हैं, उसमें वेट लॉस, भूख ना लगना, बदहजमी होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। देन लिवर कैंसर्स में जॉन्डिस हो सकता है। इसी तरह से पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर के कैंसर्स भी कॉमन हैं। दे कैन ऑल्सो प्रेजेंट विद जॉन्डिस, जो पीलिया जिसको बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है यहाँ पे तो इसके जिनको बहुत पाइप्स में। एक्यूट जॉन्डिस बहुत देर तक रहता है, तो वो ज़्यादातर वल्नरेबल होते हैं उसके लिए, नहीं अगर नहीं, जैसे। जॉन्डिस होना ही, वी नीड टू फाइंड द रीज़न। सो जॉन्डिस है तो उसका कारण कि वो लिवर में कुछ वायरल इन्फेक्शन है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है कैंसर की वजह से, या स्टोन की वजह से है, वो एक सारे कारण फिर हम टेस्ट करके या स्कैन्स करके ढूंढ लेते हैं। और कुछ कैंसर्स होते हैं, जैसे जो सर्विक्स कैंसर है, बच्चेदानी के जो मुंह का कैंसर जिसको बोलते हैं, ये फीमेल्स में ये भी काफ़ी कॉमन है। इसमें ब्लीडिंग हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कोई तो ब्लीडिंग हो इसके रही लिए है। पैप स्मेयर टेस्ट होता पैप है। स्मीयर टेस्ट इज़ दी, हाँ, वो उसकी डिटेक्शन के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए। और इसके लिए तो ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन कॉजेज़, कई सालों में अगर ये इन्फेक्शन रहती है तो किसी किसी को ये सर्विक्स कैंसर कर सकती है। नाउ देयर इज़ अ वैक्सीन अवेलेबल फॉर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो विच इज़ अगेन वेरी इफेक्टिव तो जैसे फॉर फीमेल्स के लिए, वो कर सकते जैसे हैं। वैक्सीनेशन को लेके भी लोगों के मन में एक डर होता है। मैं इवन इन माय फैमिली कन्विंसिंग इवन माय वाइफ समटाइम्स इज अ बिग चैलेंज दैट यू नीड टू बी वैक्सीनेटेड, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो वो एक वैक्सीन को लेके डर होता है कि उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा। देखो, वैक्सीन्स कैन कॉज माइल्ड फीवर या ऐसा कुछ शुरू शुरू में कर सकती हैं 1-2 दिन के लिए। बट इफ़ यू लुक बैक, वैक्सीन्स ने, जैसे पोलियो वैक्सीन है, जी। तो पोलियो इज़ ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड विद दैट।
स्मॉल पॉक्स के बहुत केसेस होते थे जिसमें जिसको चेचक बोलते थे, दाग नहीं पड़ जाते थे स्किन पे। जी अब वो एक देयर इज़ अ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी जिसमें सब बच्चों को इसकी वैक्सीन दी जाती है। जी 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 तो उससे स्मॉल पॉक्स वाज इरेडिकेटेड मैनी इयर्स बैक। तो वैक्सीन्स को पूरा गलत बोलना ठीक नहीं है। आई थिंक जो भी ट्राइड टेस्टेड चीज़ है वी शुड एक्सेप्ट इट। देयर आर गुड एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ अस, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जी 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 तो बट इसमें कई काफ़ी समय लगता है। वैक्सीन्स की टेस्टिंग ओवर द ईयर्स होती है और उसको फाइनली उसको यूज़ में आना, फिर उसको सोसाइटी में देना और उसके फिर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, तो फिर इट टेक्स मैनी इयर्स उसको देखना। बट वी हैव सीन रिजल्ट्स। सो इफ़ गुड वैक्सीन इज़ देयर ट्राइड एंड टेस्टेड तो उसको अपनाना चाहिए। सर मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं किसी भी कैंसर पेशेंट के लिए? एक जैसे हम केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की बात करते हैं। सो अगेन जो ट्रीटमेंट्स हैं वो स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं। सो अगर हम ब्रॉडली देखें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास, तो एक तो सर्जरी होगी जिसमें कि कैंसरस पार्ट को सर्जिकली काट के निकाल देना। और सर्जरी में नाउ देर आर लॉट ऑफ वेज टू रोबोटिक सर्जरीज जैसे लेटेस्ट हैं, जिन ऑर्गन्स में हमारे हाथ पहुंच नहीं पाते हैं, या जो डिफ़िकल्ट सर्जरीज हैं रोबोटिक की हेल्प से वो ईजियर हो गई हैं और ज़्यादा अच्छे से हो जाती हैं। राइट, सो दैट्स एन एडवांसमेंट। देन रेडिएशन इज़ देयर। रेडिएशन में भी बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस कर गई है, लाइक IMRT, IGRT, प्रोटॉन थेरेपी, टोमोथेरेपी। सो देयर लॉट ऑफ एडवांसेस इन दैट कि उसको बड़ी प्रिसीजन से कर सकते हैं कि सिर्फ कैंसरस टिश्यू पे आप रेडियोथेरेपी कर रहे हो, उसके आसपास नॉर्मल ऑर्गन्स को आप बचा रहे हो ताकि नुकसान ना हो, साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। सो देन देयर इज़ कीमोथेरेपी वेयर हम कुछ मेडिसिन दे रही हैं जो जाके कैंसर सेल्स को किल कर रही हैं। बट कीमोथेरेपी है साइड इफ़ेक्ट्स, बिकॉज कीमोथेरेपी कैन नॉट टोटली डिफरेंशिएट कि बॉडी में कैंसर सेल कौन सा है और नॉर्मल सेल कौन सा है। तो कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बिकॉज वो नॉर्मल सेल्स को भी थोड़ा किल करेगी। तो जैसे हेयर लॉस है, माउथ अल्सर्स हो गए, लूज मोशन हो गए, ब्लड सेल्स को भी किल करती है, तो प्लेटलेट्स कम हो गए, हीमोग्लोबिन TLC कम हो गया, तो इस तरह के उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। किन केसेस में दिया जाता है सर केमोथेरेपी तो ट्रीटमेंट? ऑलमोस्ट मेजॉरिटी कैंसर्स में कीमोथेरेपी का रोल रहता है। बट उसके ऊपर अब एडवांसमेंट्स जो आई हैं पिछले अराउंड 20-25 ईयर्स में, टारगेटेड थेरेपीज, जिसमें कि नाउ साइंस हैज सीन कि इन सेल्स पे, कैंसर सेल्स पे, कि दिस पर्टिकुलर टारगेट इज देयर, राइट। सो वी हैव मेडिसिन टू अटैक दिस पर्टिकुलर टारगेट एंड स्पेयर द नॉर्मल सेल्स। तो उसमें क्या हो गया, हमारा ट्रीटमेंट की एफिकेसी बढ़ गई और नॉर्मल सेल्स बच गए, तो साइड इफेक्ट्स कम हो गए। So more percentage of patients can be cured by use of targeted therapy. Then there is immunotherapy, where जो इंजेक्शंस हैं इम्यूनोथेरेपी के वो ऐसे हैं जो लाइक बॉडी की जो नॉर्मल इम्यूनिटी से बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं कैंसर सेल्स। तो आप ये इंजेक्शन साथ में यूज़ कर लेते हो ताकि वो बचने का रास्ता ब्लॉक हो जाए और हमारी इम्यूनिटी के सेल्स कैंसर सेल्स को ख़त्म कर पाएँ। So are people who are having autoimmune problems more susceptible to cancers? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑटोइम्यून डिजीजेस थोड़ी डिफरेंट हैं, ऑल्दो देयर कैन बी सम एसोसिएशंस इन सम एरियाज, but that's a separate subject. Autoimmunity is like SLE जैसे एक डिजीज़ है ऑटोइम्यूनिटी की, एंड देर आर लॉट ऑफ अदर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। जी ITP एक डिजीज़ है जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, बॉडी के इम्यूनिटी के सेल्स प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। सो दीज आर सेपरेट काइंड ऑफ मेलिग्नेंसीज, बट देयर कैन बी एसोसिएशंस एंड ओवरलैप इन सम ऑफ द एरियाज, बट वो एक मेन कारण नहीं है कैंसर्स का। सर आप पिछले 22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट एंड यू आर वन ऑफ द लीडिंग ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ दिस रीजन। अब पेशेंट्स आपने बहुत पेशेंट्स देखे होंगे सर और बहुत पेशेंट्स में यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ फेटेलिटीज एज वेल। एक कॉमन प्रॉब्लम क्या दिखती है कि जिस वजह से वो फर्टिलिटीज़ में कन्वर्ट होती है? और दूसरा सर पॉइंट इसी के साथ है कि ऐसे वो पेशेंट्स जो सरवाइव कर जाते हैं उनमें वो क्या डिफरेंस होता है लाइक इवन स्टेज 3 स्टेज 4 पेशेंट्स में? वो एक थोड़ा सा एक आई थिंक ये एक तरह से एक मैसेज भी जा सकता है कि वो क्या एक पेशेंट सोच भी क्या रखे और क्या लाइफस्टाइल में चेंज करे इवन इफ दे हैव स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर। या तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन।
सो लुक, हर किसी की एक जर्नी है, राइट? देखो, एज डॉक्टर्स हमारा मन और हमारी इच्छा तो ये है ना, हमारे सारे पेशेंट्स ठीक हो जाएं. दिस इज व्हाट आई फील कि हुएवर कम्स टू मी बेनिफिट्स एंड गेट्स क्योर्ड. ये दिस इज माय फीलिंग. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव लर्नड कि हम सारी चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? वी कैन, हम अपनी नॉलेज से, अपने जो हमारा प्रोफेशनल कंडक्ट है उससे वी कैन, हम हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं. पर हर पेशेंट की अपनी एक जर्नी है. यू कांट इंटरफेयर इन एवरीबडीज जर्नी टोटली, राइट? तो but we try to integrate a lot of things. So I believe in integration of and a holistic approach to जी for treatment. तो एक तो ये मेडिकल अप्रोच है. मेडिकल अप्रोच सेज, जो हम एलोपैथी में जो हम कर रहे हैं, ट्रीटिंग, डायग्नोजिंग करना. पहले तो डायग्नोसिस में लाइक बायोप्सी, डूइंग सम स्पेशल टेस्ट. आजकल हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग and genomic profiling or immunohistochemistry, flow cytometry. There are a lot of tests which we use to फाइन ट्यून द डायग्नोसिस कि कौन से सेल्स, कौन से रिसेप्टर्स और क्या मेडिसिन उसको देनी है. सो वी डू विद कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड सर्जरी, रेडिएशन. बट अपार्ट फ्रॉम दिस दिस लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन लाइफ स्टाइल. लाइक अभी हमने इतना लाइफ स्टाइल का डिस्कशन किया है, तो वी हैव टू टर्न ऑर्गेनिक. तो आई ऑलवेज इंस्पायर माई पेशेंट्स कि वो ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ें और अपनी फूड हैबिट्स को बैलेंस करें जितना भी है. शुगर्स और प्रोसेस चीज़ों को कट डाउन करें. एंड बियॉन्ड दैट दे हैव टू हैव एन एक्सेप्टेबिलिटी फॉर ट्रीटमेंट. लॉट ऑफ पीपल, जब डर बैठ जाता है कि कीमोथेरेपी से इतना ये हो जाएगा, यू नो एक लोगों के मन में डर है कि डर अगर है. कीमोथेरेपी होगी तो दे देखो, वोंट बट वी सर्वाइव. हैव टू एक्सेप्ट सर्टन थिंग्स. अब कई चीज़ों से कीमोथेरेपी इज क्योरेबल फॉर सो मेनी कैंसर्स. एंड आई हैव सीन पेशेंट्स कीमोथेरेपी अवॉइड करने के चक्कर में या सर्जरी अवॉइड करने के, दे आर टेकिंग सम ऑल्टरनेटिव थिंग्स, और फिर वो स्टेज बढ़ा के वापस आते हैं. और ये हमारा डेली का, और हम इससे वी फील सो हर्ट कि ये तो ठीक हो सकता था जिसको कि पेशेंट ने बढ़ा लिया सिर्फ अपने डर की वजह से. लोग, कई चीज़ें वी हैव टू एक्सेप्ट, सर्टन हार्श चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, इवन इफ इट इज़ कीमोथेरेपी एंड सर्जरी. बट जहाँ वो ज़रूरी है, जहाँ वो क्योरेबल है, तो पेशेंट हैज़ टू एक्सेप्ट. और मेजॉरिटी पेशेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बट सम ऑफ देम डोंट डू इट. वो फिर उनका थोड़ा स्टेज और वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं फिर वो. सो अगेन आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माई पेशेंट, एंड ऑफ कोर्स आई कैन नेम द पेशेंट. तो उन्होंने, जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, एक देयर वाज यंग लेडी, तो उन्होंने बोला कि मैंने अपना ट्रीटमेंट ऐसे लिया जैसे कीमोथेरेपी नहीं, अमृत जा रहा है मेरी बॉडी में. लुक एट द एटीट्यूड फीलिंग, एटीट्यूड, योर, द वे यू लुक एट दी सिचुएशन. आपने उसकी भावना ही चेंज कर दी कि ये कीमोथेरेपी नहीं जा रही जो ड्रिप में, ये तो अमृत जा रहा है, ये मेरे को ठीक कर रहा है. दिस इज़ व्हाट आई टेल मेजॉरिटी ऑफ माई पेशेंट्स कि इसको कीमोथेरेपी मत समझो, ये अमृत जा रहा है आपकी बॉडी में. अगेन आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माई पेशेंट्स ओनली. तो इसी तरह से आपको एक्सेप्ट करना है, एंड यू ट्राई टू बी मोर loving, forgiving person. A lot of things are coming from emotional problems inside. अब हम, when we do medical treatment, हम तो scans देख रहे हैं, बॉडी के अंदर देख रहे हैं, and we are very mechanically doing things. But behind this physical body, we have an astral body. We have an energy system. प्रॉब्लम तो वहाँ वायरिंग में आ गई है, एनर्जी फ्लो में आई हुई है. और वो कैसे ठीक होगी? बाय चेंजिंग द एनर्जी फ्लो. और वो कैसे ठीक होगा? वो मेडिसिन से नहीं ठीक होगा. उसके लिए यू हैव टू रीवायर योर एनर्जी सिस्टम. एंड अब इसमें और भी ज़्यादा एफर्ट है. आई स्टिल से गेटिंग कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट एंड सर्जरी रेडिएशन इज ईजियर, बट बीइंग अ मोर लविंग फॉरगिविंग पर्सन इज डिफिकल्ट. इफ़ यू लुक अराउंड, हमारे रिलेशनशिप्स में कितनी प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स बिटवीन फादर एंड सन, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बिटवीन ब्रदर्स. We are carrying so much of, let's say, grudges, hatred, इमोशनल बर्डन्स. emotional burden. वो इतना भार उठाया हुआ है, और वो क्या कर रहा है? वो ब्लॉकेजेस कर रहा है हमारे एनर्जी सिस्टम. सो वी नीड टू, अपना एनर्जी फ्लो ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? सो देयर आर टूल्स लाइक लर्न मेडिटेशन, calming, grounding, breathing.
ब्रीदिंग पैटर्न, प्राणायाम, यहाँ पे हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, जो आयुर्वेदा है, ये हेल्प करते So it is so important coming from a leading oncologist. You're talking about holistic approach towards health कि जिसमें आपने मेडिटेशन और प्राणायाम की भी बात की है, हैं। यस, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कई बार हम डेली मॉडर्न साइंस में कई बार कुछ लोग कहते हैं कि या तो हम दवाई खा लें या ये कर लें, तो उसी में सर बिकॉज यू प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड what led you towards meditation and how does it help you to have a good mental health in spite of so much of stress in your regular medical practice? तो आई एम अ फॉलोअर ऑफ श्री श्री परमहंस योगानंदा। तो इफ़ यू नो दिस, देयर इज़ दिस फेमस बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। Yes, sir. सो I've read it हाँ, once. सो योगानंदा जी इज़ ऑथर एंड ही इज़ माय गुरु। तो मेरी सारी जो इंस्पिरेशन है वो वहाँ से आ रही है, गाइडेंस, इंस्पिरेशन एंड ऑफ कोर्स जो मेडिटेशन वाला जो एस्पेक्ट है और जो लव फॉरगिवनेस वाला जो एस्पेक्ट है, सो वो लर्निंग जो है वो वहाँ से है, उनकी बुक्स से, उनकी टीचिंग से। एंड तो अगेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस मैनी इयर्स बैक व्हेन, जब मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट था, तब से लाइफ में आई एम डूइंग दिस मेडिटेशन, क्रिया योग। एंड तो मेरा यही प्रयास रहता है कि जो पेशेंट्स को भी हम ये नॉलेज दें, ये इन्फॉर्मेशन दें कि वो अपने आप को ना सिर्फ मेडिकली अपने आप को ट्रीटमेंट करवाएं, बट थोड़ा अपने मन और आत्मा की तरफ भी मुड़ें। तो बॉडी, माइंड और सोल वाला जो कंसेप्ट है कि हम बॉडी को तो ट्रीट कर रहे हैं, पर माइंड और सोल के लिए भी कुछ करना है। तो उसमें ये जो एनर्जी सिस्टम काम में आ रहा है, जो जो एनर्जी फ्लो है, ब्लॉकेजेस हैं, एस्ट्रल बॉडी है, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो वी हैव अ चक्रा सिस्टम इन द बॉडी, और वहाँ पे जब एनर्जी फ्लो में ब्लॉकेजेस लग रहे हैं तब भी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। और वो ब्लॉकेजेस हमारी फीलिंग्स की वजह से हैं, हमारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से हैं। लाइक देयर कुड बी लैक ऑफ लव, फीलिंग की, लाइक मुझे तो प्रेम ही नहीं मिला, या मेरा प्रेम कहीं छूट गया मेरे से, या मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, या किसी ने मेरे को इतना हर्ट किया है कि मैंने माफ़ नहीं किया है उसको। तो आपने वो ग्रज अंदर रखी हुई है, और ये ग्रजेस, ये हेट्रेड और ये जो हर्टफुल फीलिंग्स जो हम अंदर रख लेते हैं, जमा करते हैं, ये हमारे एनर्जी फ्लो को ब्लॉक करती हैं। देयर कुड बी फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, देयर कुड बी गिल्ट, देयर कुड बी एंगर। एक पेंट अप एंगर होता है अंदर कि मेरे साथ लाइफ में ये हो गया जो होना नहीं चाहिए था, तो उसका एक बहुत गुस्सा है मेरे अंदर। तो ये सारी जो हार्ड फीलिंग्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर बीमारियां पैदा करती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका इलाज क्या है? तो उसका इलाज इससे आएगा, प्राणायाम से आएगा। मेडिटेशन में जब कामली बैठोगे, आंसर्स मिलेंगे हमें यूनिवर्स से कि हमें क्या करना है। अनकंडीशनल लव एक्सपैंड होगा, फॉरगिवनेस आएगी, ग्रीड, हेट्रेड बाहर जाएगी। तो व्हेन यू फॉरगिव, तो अंदर से ये जो है क्लींजिंग होती है, Well, it is वो all बोझ connected. हटता है, देन हीलिंग कैन हैपन। हीलिंग को जगह मिलती है अंदर आने के लिए। तो मतलब अगर हम सोल हीलिंग करते हैं तो उससे हमारी बॉडी भी हील होती है. एब्सोल्युटली। सो अंदर से जब ये होगा तो उसकी रिफ्लेक्शन हमारी फिजिकल बॉडी पे भी आएगी। बट ये एक इनर वर्क है, जो हम मेडिसिन से ट्रीट कर रहे हैं वो एक बॉडी पे एक काम कर रहे हैं, बट ये माइंड वाला काम तो पेशेंट को खुद करना है। सर ये मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है कैंसर को प्रिवेंट करने में, और जिनको कैंसर है और उनका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है वर्सेस जिनका मेंटल हेल्थ अच्छा है, तो ये कितना डिफरेंस पड़ता है इस चीज़ का? सो इट इज़, मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो पेशेंट ज़्यादा अवेयरनेस में है, जो अपनी फिजिकल बॉडी के अलावा अपनी मेंटल हेल्थ का भी लुक आफ्टर कर पा रहे हैं या करना चाह रहे हैं या प्रोसेस में हैं, तो आई थिंक एक तो वो ट्रीटमेंट बेटर तरीके से ले सकते हैं। तो इट्स लाइक, देखो किसी भी सिचुएशन में वी कैन रिस्पॉन्ड एंड वी कैन रिएक्ट, राइट? हम उसको कितनी एक्सेप्टेंस के साथ कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, तो वो हमारा बिहेवियर ही चेंज हो जाता है अगर हम उस अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के साथ कर रहे हैं। एंड हाउ काम वी आर। तो जैसे जैसे बहुत ट्रीटमेंट, लोग हैं सर जो ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, हर समय या सोचते रहते हैं, तो
उनकी वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स कैंसर या ऐसी चीज़ें Absolutely. कैसे So बढ़ती है? overthinking, over emotional, oversensitive. So this is again not a, I would say, not a very positive virtue. Overthink, oversensitive hona is a sort of, I would say, a negative behavior. And we should learn how to handle things. तो वो हैंडल कैसे करना है? बाय एनालाइजिंग, बाय कामनेस, बाय वेइंग प्रॉस एंड कॉन्स. एंड कई चीज़ों को लुक लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ता है ना. देर आर सर्टन थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल. यू हैव टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, है ना. अब कीमोथेरेपी से हेयर लॉस होना है, साइड इफेक्ट्स आने हैं, बट यू हैव टू हैव अवेयरनेस कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्योर होने के लिए ज़रूरी है. आई वुड एक्सेप्ट, मेरे लिए अमृत है, मेरी बॉडी के लिए अच्छा है. आई विल डू इट. I'll get cured and move back to my normal life. It is later a on. part of the process. We have to embrace it. We have to embrace it. So people who would be more spiritual, more, actually spirituality is being smart. It's smart living. इसका एक्चुअल पर्पस तो ये है ना, हाउ यू मैनेज थिंग्स इन योर लाइफ. तो वो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है. बाय बीइंग मोर काम, मोर रिसेप्टिव, मोर एक्सेप्टिंग थिंग्स and handling things in a different way. And it gets validated more when it comes from an oncologist कि आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि अपनी होलिस्टिक हेल्थ का ध्यान रखो, स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखो, Yes. मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो. एंड इट शुड गो एज अ ग्रेट मैसेज एज वेल, बिकॉज what happens is most of the times we focus too much on our bodies, we forget the rest of the things. तो अभी सर ये होलिस्टिक शब्द थोड़ा सा आप एक स्पष्ट शब्दों में समझाएंगे कि होता क्या है, होलिस्टिक हेल्थ होती क्या है एग्जैक्टली? Yeah. So I would call it holistic and integrative health, जहाँ पे हम सिर्फ एक एस्पेक्ट पे ना ध्यान दें. लाइक फॉर अ कॉमन नॉलेज, हम सिर्फ फिजिकल बॉडी पे ना ध्यान दें. हम एज बॉडी को पूरा एज अ होल देखें. लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन पे ध्यान दें. साथ में अपनी मेंटल और सोल हेल्थ पे ध्यान दें, विच वुड इनकम्पास टेकिंग गुड थिंग्स, थॉट्स को प्योर बनाना, क्लियर करना, इन्वॉल्विंग मेडिटेशन एंड प्राणायाम इनटू योर डेली लिविंग, एंड बीइंग अ मोर लविंग, काइंड, forgiving person, and having lot of gratitude in life for all the good things we receive in life. उससे हम एक holistic way में move करेंगे. And there as we were discussing कि हम एक एलोपैथी, आयुर्वेदा और जो बाकी जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें क्लैश नहीं करना है हमने. वी हैव टू टेक गुड थिंग्स ऑफ ऑल द सिस्टम अपनी हेल्थ के लिए. एंड द पेशेंट हैज़ टू मेक गुड चॉइसेस. इट्स माई हेल्थ, तो मुझे चूज करना है मेरे लिए क्या बेस्ट है, विद ऑल द नॉलेज अवेलेबल. आपने एक चीज़ बताई भी थी कि कई बार कई लोग गलत जगह चले जाते हैं एंड वो केस और ख़राब हो जाता है. यस. तो उस समय आप लोगों को पहले समझाते हैं कि ऐसा मत करो और फिर भी लोग करते हैं. होता है ऐसे आपके साथ? बहुत गुस्सा आता है. एंड जब आपके पास वापस आते हैं तो कई बार some cancers are so curable in early stages, और जब वो पेशेंट्स कीमोथेरेपी सर्जरी के डर से वो नहीं करवाते और स्टेज बढ़ जाती है, फिर एडवांस स्टेजेस में आते हैं, जब हम क्योर नहीं कर पाते, तो वो जो एक हेल्पलेसनेस डॉक्टर के मन में भी आती है, दैट्स वेरी वो बहुत एक गुस्सा आता है उसमें. एंड कि व्हाट यार इज ये ऐसा द क्यों किया. So what is the biggest misinformation regarding the treatment of cancer? सो मिस इन्फॉर्मेशन यही है कि कीमोथेरेपी से इतना डैमेज हो जाएगा कि हमें करवानी नहीं है. डर है. इट्स इंस्टेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, इट इज़ मोर ऑफ फेयर. ये डर बहुत बड़ा है ये fertilities की वजह से कि हम देखते हैं फैमिली में जिसको कैंसर हुआ हाँ, बाद कुछ में देखो अपने जल्दी बिलीफ सिस्टम बने होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से. सो देर आर पीपल जिनकी फैमिलीज में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं, दोज हु कुड नॉट सर्वाइव. बट अगेन हम अपने पेशेंट्स को ये बताते हैं कि भाई आपकी डिजीज़ डिफरेंट है, आपकी स्टेज डिफरेंट है, आपकी जिस ऑर्गन की ये बीमारी है वो डिफरेंट है. योर पास्ट एक्सपीरियंसेस इन योर फैमिली मेम्बर्स, ये नेसेसरी नहीं है कि वैसा ही आपके साथ हो. आपकी जर्नी डिफरेंट है, आपकी किस्मत डिफरेंट है, आपकी बीमारी डिफरेंट है. तो उस एक्सपीरियंस के साथ ही जोड़ के चलेंगे तो फैटलिस्टिक एटीट्यूड आता है. तो वो समझाना पड़ता है फिर पेशेंट को. आज की डेट में सर सबसे कॉमन कैंसर्स कौन से हैं जो आपके पास मैक्सिमम पेशेंट्स जिसके आते हैं? सो
लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर, देन अगेन जीआई कैंसर जो हैं, पेट के, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये बहुत कॉमन है। इवन कुछ हद तक लिम्फोमाज हैं, एंड ऑफ कोर्स जो ब्लड कैंसर्स वगैरह हैं, वो हो सकते हैं। मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, और ये जो हेड एंड नेक, मुंह और गले के, फूड पाइप के, स्टमक, कोलन, ये कैंसर्स का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। एंड विच इज़ अगेन ड्यू टू अगेन लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, एंड प्रोस्टेट कैंसर एज के साथ इंसिडेंस बढ़ता है। इट्स अ वेरी कॉमन कैंसर। जो स्टेज 3 और 4 कैंसर्स होते हैं वो भी सर्जिकली क्योर किए जा सकते हैं? समटाइम्स वी डू सर्जरीज देयर, बट मेनली स्टेज 3 और 4 में, स्टेज 3 में सर्जरीज होती हैं बहुत हद तक, एंड स्टेज 4 कैंसर में सर्जरीज कम होती हैं। ज़्यादातर हम दवाइयों से और विद द हेल्प ऑफ टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपीज, रेडिएशन थेरेपी, ऐसा हम ट्रीट करते हैं। और आजकल टैबलेट फॉर्म में भी टारगेटेड थेरेपीज हैं बड़ी अच्छी, फॉर मेनी कैंसर्स, नॉट ऑल कैंसर, बट कई कैंसर, जैसे लंग कैंसर है, स्टेज 4 कई लंग कैंसर्स हैं जिसमें कुछ म्यूटेशंस पॉजिटिव होती हैं, वो टैबलेट से ही ठीक हो जाते हैं कई कई साल के लिए, ऐसे भी। पर सर जैसे कहा जाता है और है भी है, कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। कई लोग जिन्होंने इंश्योरेंसेस नहीं कराई होती उनके घर भी बिक जाते हैं उसका इलाज कराने के लिए। और एक जो सबसे और जो दूसरी बात है कि दवाइयाँ भी महंगी होती हैं, फिर इलाज भी महंगा है और एंड में पेशेंट भी नहीं बचता। तो वो बहुत नेगेटिविटी आ जाती है घर में। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सो व्हाट यू आर सेइंग इज़ ट्रू, एंड बिकॉज जो लेटेस्ट मेडिसिन हैं, लुक हमारे यहाँ जो कंट्री में सारी इनोवेशंस ये नहीं हो रही हैं। इसमें से मेजॉरिटी मेडिसिन्स जो हैं, द वेस्टर्न कंट्रीज आर इनोवेटिंग एंड दे आर रिसर्चिंग ऑन दिस, एंड द कॉस्ट कैन बी इन लैक्स। तो इंश्योरेंस इज मस्ट। देखो, हम गाड़ी की इंश्योरेंस शोरूम से बाहर निकालने से पहले कर लेते हैं, खुद की नहीं करते हैं। लॉट ऑफ पीपल हु कम डोंट हैव इंश्योरेंसेस। मेडिक्लेम इंश्योरेंस इज अ मस्ट थिंग, इट शुड बी मैंडेटरी। Although governments are doing their own and doing schemes like Ayushman and all, जिसमें वो कर रहे हैं, बट whoever can अपनी एक पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए, और हाई वैल्यू की लेनी चाहिए सर उसमें। क्या ये सही है या गलत है कि अमेरिका में इंडिया से बेटर कैंसर का इलाज होता है? लुक, दे आर डूइंग क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि हमारे कंट्री में भी हो रहे हैं, पर वहाँ से कम हो रहे हैं। एंड बट जो इनोवेटिव मेडिसिन हैं, वो रिसर्च वहाँ पे ज़्यादा है डेफिनेटली। बट द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, एंड वी हैव ऑल दोज इक्विपमेंट्स एंड काइंड ऑफ सर्जरीज, एंड वी हैव ट्रेन डॉक्टर्स फॉर डूइंग ऑल दिस। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से। वी आर वेरी क्लोज टू देम इन ट्रीटिंग मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स। इंडियन डॉक्टर्स आर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, एंड हमारे जो रिजल्ट्स हैं, दे आर एट पार विद एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एंड ओनली थिंग इज़ कि जो बिल्कुल नई दवाई है जो रिसर्च में है, वो हमें अवेलेबल नहीं होती, बट वेरी सून दीज मेडिसिन जो हैं हमारे कंट्री में अवेलेबल हो जाती हैं, एंड समटाइम्स एट लेस कॉस्ट देन देयर कंट्रीज। तो कुछ कुछ ऐसे भी कैंसर्स आपके पास सर जो आप फेस करते हैं, देखते हैं पेशेंट्स में कि जिसका अभी भी कोई इलाज नहीं है और बहुत एक तरह से इट्स लाइक अ सरप्राइज फॉर यू एज वेल कि ये कैसे हो गया? ऐसा भी होता है Yeah, सर? so look, many advanced cancers and advanced relapsed blood cancers also, solid cancers also, जो स्टेज 4 में है, वो सारे क्योरेबल नहीं होते हैं, एंड सो देयर इज़ अ हेल्पलेस सिचुएशन टुवर्ड्स द एंड, एंड वेयर देयर आर नो मोर अवेलेबल ऑप्शंस, या पेशेंट इस हालत में नहीं है कि वो ट्रीट हो सके, या कोई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। सो दिस सिचुएशंस डू हैपन इन स्टेज 4 कैंसर्स। सो तभी हम कहते हैं ना कि अर्ली स्टेज में हम्म। डायग्नोसिस करें। सो डायग्नोसिंग इन अर्ली स्टेज इज़ की टू क्योर। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी भी सर टेस्टिंग हो रही है प्रॉपर यस, टाइम यस, पे? एब्सोल्युटली, लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट लुक अगेन, इट्स अ इंडिविजुअल एफर्ट। अब कोई पेशेंट, अब सिम्टम्स बताए ही नहीं, ट्रीटमेंट के लिए आए ही नहीं, तो क्या कर लोगे अब? तो ज़्यादातर क्यों ऐसा होता है कि वो स्टेज 3 पे ही जाके या 4 पे जाके टेस्ट होता है? ऐसा क्या चीज़ मिस किया होता है वन सो और टू लॉट में? ऑफ टाइम्स इग्नोरेंस एंड इग्नोरिंग सिम्टम्स, या थोड़ा एटीट्यूड कि ठीक है हमने, और कुछ खुद से सेल्फ मेडिकेशन कर ली, चलो ये दर्द की दवा ले लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, एंड कई मंथ्स निकल जाते हैं बिफोर वी रियलाइज़ कि प्रॉब्लम तो कुछ ज़्यादा है।
So this is very common. This is common world over, not only in our country, इवन इन अदर यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकाज में भी होता है. तो एडवांस स्टेज में कैंसर प्रेजेंट होना कोई नई बात नहीं है. एंड लॉट ऑफ टाइम सिम्टम्स ही नहीं आते हैं, या सिम्टम्स तब आती हैं जब एडवांस हो चुका है. सो यू हैव नो कंट्रोल ओवर ऑल दिस थिंग्स. सो सर, जैसे रेगुलर डॉक्टर कभी भी खांसी जुकाम या और भी कोई प्रॉब्लम होती है फिजिशियन के पास जाता है, तो वो फिजिशियन को कभी आइडिया लग पाता है कि कुछ ऐसी चीज़ भी है वो या रेकमेंड सो आगे इट कर? डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. अब ऑफ कोर्स अब कोई भी कॉमन कोल्ड है या हल्का बुखार है, यू डोंट, आप सीधा ही कैंसर तो सस्पेक्ट नहीं करोगे. बट एनीथिंग जिसमें बेनिफिट नहीं हो रहा है या लगातार चल रही है, वेट लॉस हो ही जा रहा है, या लाइक आवाज़ बैठी हुई है ना, डेट कैन बी अ सिम्टम ऑफ वॉइस बॉक्स कैंसर. तो उसको फिर रियलाइज़ करना है कि यार अब ये ठीक नहीं हो रहा 2-3 वीक्स में, हमें कुछ और टेस्टिंग करनी तो चाहिए. ये डॉक्टर्स भी आगे यस, रेकमेंड सो करते डॉक्टर्स हैं? शुड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ये होता है कई बार कि डॉक्टर्स भी उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं Look, रेगुलर? doctors are humans, हाँ. right? And humans are liable to make errors. तो आई थिंक इट्स टोटली फाइन, ऐसा होता है. मिसडायग्नोसिस भी होता है सर? एनीथिंग इज पॉसिबल, व्हाई नॉट. ओके. क्या हम परफेक्ट ब्रिजेस बनाते हैं? क्या हमारी ट्रेन्स परफेक्टली चलती हैं? क्या हमारी फ्लाइट्स परफेक्टली चलती हैं? क्या हमारी बिल्डिंग्स लिव फॉर 200-400 ईयर्स? सो everybody can make errors. We are humans, so that is perfectly fine, and it is described in medical science. These things can happen, and human body is too complex. And moreover, आप देखो, हम वो चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं जो हमने नहीं बनाई हुई है. The universe has created, some cosmic intelligence has created this human body, and we are trying to treat it. हम अपनी बनाई हुई मशीन को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते हैं कई बार. इवन हमारी कार्स 15-20 ईयर्स के बाद दे बिकम यूजलेस, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी. सर, एक ऐसा मैसेज आप उन सभी फैमिलीज़ को क्या देना चाहेंगे जिनके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसको भी इस समय कैंसर है और एंड दे आर इन डिस्ट्रेस? तो एक एक क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको भी और उस पेशेंट को भी जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है या सुन रहा है? या सो वन इज़ डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स. कोई भी ऐसे साइन सिम्टम्स हैं, उनको जल्दी रिकग्नाइज करें एंड फाइंड योर नियरेस्ट गुड डॉक्टर, जो उसको इन्वेस्टिगेट करके अर्ली स्टेज में अगर कैंसर है तो उसको डिटेक्ट किया जाए. एक उनके लिए जो ऑलरेडी सर कैंसर या से सो जूझ रहे हैं. दूसरा, हाँ, उनके लिए माय मैसेज वुड बी टू अप्रोच कैंसर इन अ वेरी होलिस्टिक वे. सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, अपने माइंड और सोल तक पहुंचो. अपनी यूज एनर्जी इन क्योरिंग योर सेल्फ. अपने जो अंदर ब्लॉकेजेस हैं, जो फ्लो, एनर्जी फ्लो में ब्लॉकेजेस हैं, वहाँ तक पहुँचें. एंड बीइंग अ मोर लविंग, काइंड एंड फॉरगिविंग पर्सन इन देयर ओन लाइफ. इससे बहुत, एंड हैव ग्रेटिट्यूड. आई थिंक फॉरगिवनेस इज़ वन वर्चू जो बहुत चीज़ों में हेल्प करेगा. एंड यूज सम काइंड ऑफ mantra, some jap, some kind of meditation, some kind of make your personal bonding with your higher self and with God. जिस फॉर्म में भी आप गॉड को मानते हैं, उस तरफ पहुंचे, उस तरफ ध्यान लगाएं अपना. और फैमिली कैसे अप्रोच करे जो अभी? family has to develop lot of unconditional love for each other while trying to help the cancer patient. And families में बहुत relationship issues हो सकते हैं in between the patient and the families. I think this is the time to make वो bonding strong करने का. ये एक opportunity है to show that you are there. आप अपने पेशेंट के लिए आप उसके पास हो, आप उसकी हेल्प कर रहे हो. तो दिस अपॉर्चुनिटी शुड नॉट बी लॉस्ट. मतलब फैमिलीज बहुत डिसइंटीग्रेटेड हैं, सब लोग दूर दूर रह रहे हैं. आई एम सीइंग चिल्ड्रन आर, समबडी इज इन ऑस्ट्रेलिया, समबडी इज इन यूएस, दूर दूर हैं सब. लॉट ऑफ टाइम कैंसर ब्रिंग्स देम क्लोजर टू ईच अदर. जो रिलेशनशिप्स बिखरे पड़े थे वो जुड़ जाते हैं. तो दिस इज़ द टाइम फॉर रीबॉन्डिंग, developing that unconditional love and forgiveness. The families has to stand with the patient as a solid support. सर, कभी कोई वैक्सीन आएगी कैंसर के लिए? हो रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं. आई एम नॉट सेइंग कि इट्स इमीडिएटली, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर अंडर वे, एंड वी आर गोइंग टू सी इन अवर लाइफ टाइम्स इन नेक्स्ट couple of decades these things happening more often.
Oh, thank you so much, sir. Thanks a lot for your time. It was an insightful session, not only for me, but I can see my team sitting over here as well. तो ये ऐसी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है हमें, और इस बारे में बात करनी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ हमारी एक हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि जब तक हेल्थ है तभी सब कुछ अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली। और कैंसर एक ऐसी प्रिवेलिंग प्रॉब्लम है, और एक ऐसी ऐसी बीमारी जो बढ़ रही है डे बाय डे, and coming from a specialist talking about the holistic part of health as well, it's a great message, sir. And थैंक यू सो मच। और जाते जाते सर एक एक 3 टिप्स आप सबको दीजिए सर। वैसे तो आप बहुत चीज़ें बता चुके हैं ऑलरेडी कि हमें खाने का ध्यान रखना है, सोच का ध्यान रखना है, कि वो क्या करें जिससे उनको या उनकी फैमिली में कैंसर ना हो। You know, my ending message would be love, forgiveness, and gratitude. Just these 3 words. Wow, that's that's actually amazing. This is, I Yeah. think, a need of the hour, not only for people for a good health, but But for also all problems of mankind. yes, exactly. Thank you so much, sir. Thank you, Thank you. thank you, thank you.